हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप लोगों का हमारे जेबी एंड सीआईबी मेड सिंपल के इस चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आईआईबीएफ ने जेबी का जो नया सिलेबस है वो उन्होंने बता दिया है, वो उन्होंने पब्लिश कर दिया है। और साथ ही साथ दोस्तों, वो जो नया बुक है वो भी जेबी के द्वारा, आईआईबीएफ के द्वारा पब्लिश कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं अपने फर्स्ट जो हमारे इस जेआईबी में नया टॉपिक, नया यूनिट एडेड है, नया सब्जेक्ट एडेड है, उसके डिस्कशन को शुरुआत कर रहे हैं दोस्तों। और वो टॉपिक का नाम, सब्जेक्ट का नाम है दोस्तों इंडियन इकोनॉमी। So friends, Indian economy and Indian financial system. So this is the topic, this is the subject name, Indian economy and Indian financial system. This is a new topic which has been introduced. Okay, दोस्तों, ये जो इस टॉपिक के बारे में, इस सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा आपको बताऊं तो इसमें जो कुछ टॉपिक्स हैं वो हमारे एवीएम से लिए गए हैं। यानी सीआईबी में जो एवीएम का सब्जेक्ट होता था वहाँ से एक पूरा मॉड्यूल है। इसके अंदर मॉड्यूल भी आप देखेंगे ना तो पूरा का पूरा एवीएम का पार्ट है, और कुछ पोर्शन हमारे पीवीबी से लिए गए हैं, तो और बाकी पोर्शन हमारे लिए नए हैं। तो ये जो सब्जेक्ट है इंडियन इकोनॉमिक का इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, तो ये हम लोग आज शुरुआत कर रहे हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहला जो यूनिट है हमारा वो है यूनिट 1, दैट इज ओवरव्यू ऑफ इंडियन इकोनॉमी। यानी कि इस यूनिट 1 में हम लोग पहला मॉड्यूल ही हमारा इंडियन इकोनॉमिक आर्किटेक्चर, मॉड्यूल का नाम है दोस्तों इंडियन इकोनॉमी आर्किटेक्चर। तो इस मॉड्यूल का जो पहला यूनिट है वो है हमारा एन ओवरव्यू ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। जरा टॉपिक को देखते हैं क्या क्या टॉपिक हमें इसमें डिस्कस करना है। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव को समझेंगे, तब हम लोग समझेंगे दोस्तों कि इंडियन इकोनॉमी कैसे इवॉल्व हुआ है। थर्ड पॉइंट हम लोग देखेंगे कि इंडियन इकोनॉमी का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। फिर हम लोग देखेंगे कि इंडियन इकोनॉमी का प्री ब्रिटिश पीरियड कैसा था। फर्दर हम लोग देखेंगे कि 2008 से पहले का इकोनॉमी और 2008 के बाद का इकोनॉमी, आखिर 2008 में ऐसा हुआ क्या, वी विल स्टडी। फिर हम लोग देखेंगे दोस्तों कि इंडियन इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल चेंजेस कहाँ से आए हैं। तो यदि आप इस यूनिट को अच्छे से पढ़ेंगे दोस्तों तो आपको किन बातों की जानकारी होगी, आप समझ पाएंगे कि भारतीय इकोनॉमी कहाँ से इवॉल्व हुआ है। इसीलिए टॉपिक का नाम ही रखा गया ओवरव्यू। आपको हिस्ट्री में ले जाकर पास्ट में, प्रेजेंट में क्या कैसा रहा है हमारा अर्थव्यवस्था, इसके बारे में डिटेल जानकारी दी जाएगी। उसके बाद दोस्तों आपको पता चलेगा कि हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, इकोनॉमी 2008 तक कैसा था, 2008 के बाद कैसा है, और क्या क्या चेंजेस आए हैं हमारे इंडियन इकोनॉमी में, ये सभी समझेंगे। टू आवर प्लान्स फॉर अपकमिंग जेआईबी एग्जामिनेशन। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जेआईबी का एग्जामिनेशन जून में आईआईबीएफ के द्वारा निर्धारित है। तो फ्रेंड्स, इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए मैं आप लोगों के लिए टारगेट जेआईबी 2023 का सीरीज लेकर आया हूँ। बेसिकली ये एक पेड कोर्स है जिसमें दोस्तों एज पर न्यू सिलेबस जो कि आईआईबीएफ ने अनाउंस किया है, जो कि आईआईबीएफ ने बुक प्रोवाइड किया है, इसके अकॉर्डिंगली आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। शुरुआत में दोस्तों हम लोग पायलट बेसिस पे 2 सब्जेक्ट लेकर चल रहे हैं। पहला है रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट, और दूसरा है दोस्तों इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। सो प्रेजेंटली वी आर कवरिंग दीज 2 सब्जेक्ट्स ऑन डेली बेसिस। आई विल प्रोवाइड यू वीडियोस इन बोथ बाइलिंगुअल लैंग्वेज, आइदर इंग्लिश और हिंदी, बोथ विल बी कंबाइंड। उसके अलावा दोस्तों आपको दोनों वीडियोस के, दोनों सब्जेक्ट के वीडियोस मिलेंगे, आपको पीडीएफ मिलेंगे। दे विल बी सेपरेट थ्योरी पीडीएफ एंड सेपरेट एमसीक्यूज पीडीएफ। हर एक यूनिट के दोस्तों मैकमिलन बुक से जितने भी इंपॉर्टेंट पेजेस हैं सभी पेजेस से एमसीक्यूज को कंपाइल किया जाएगा और फिर आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा एज अंडर दिस प्रोग्राम। उसके अलावा दोस्तों बाकी जो 2 सब्जेक्ट्स हैं जो हमारे पीपीबी हैं, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग एंड अकाउंटिंग है, उसका भी हम लोग कोर्स लॉन्च करेंगे, सून लॉन्च करेंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि इस पेड कोर्स का कंटेंट क्या होगा। तो दोस्तों आपको यूनिट वाइज थ्योरी वीडियोस मिलेंगे, यूनिट वाइज थ्योरी पीडीएफ मिलेंगे विच विल बी बाइलिंगुअल, इट विल इंक्लूड्स बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, and then you will get unit wise MCQs. So videos plus PDF plus MCQs. Now how to access, अब इसे एक्सेस कैसे करना है। तो दोस्तों आपके पास वी हैव 2 प्लान्स फॉर यू, हमारे पास 2 प्लान है। यदि आप थ्योरी और पीडीएफ दोनों को एक्सेस करना चाहते हैं, इट विल कॉस्ट यू ₹500 पर सब्जेक्ट। Okay, per subject it will cost you ₹500. If you want only PDF then it will cost you ₹200. And दोस्तों if you want, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये दोनों पर सब्जेक्ट है, और यदि दोनों सब्जेक्ट को आप एक साथ परचेज करते हैं तो 10% ऑफ। ओके, सो इफ यू वांट more detail about this, please WhatsApp me on this number, or to purchase please WhatsApp me on the number that is showing on the screen. सो फ्रेंड्स, लेट अस कंटिन्यू अवर टुडे सेशन। चलिए आज के सेशन को कंटिन्यू करते हैं। दिस इज पार्ट 1 ऑफ आवर यूनिट 1, दैट इज ओवरव्यू ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सो लेट्स सी। सो दोस्तों सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इंडियन इकोनॉमी का इवोल्यूशन कैसे हुआ, हाउ इंडियन इकोनॉमी इवॉल्व। सो द फर्स्ट थिंग इज एक डाटा चाइना कंट्रीब्यूटेड अबाउट 50.5% टू द ग्लोबल जीडीपी इन 1000 AD।
तो 1600 के बाद क्या हुआ दोस्तों, 1600 के बाद ये जो फिगर था, यानी कि हमारा जो ग्लोबल जीडीपी में कंट्रीब्यूशन था दोस्तों, अभी हम लोग इंडिया और चाइना की कंबाइंड बात कर रहे हैं, कितना कंट्रीब्यूशन था, तो 50.5% था। लेकिन 1600 एडी तक ये कंट्रीब्यूशन 52% तक पहुंच गया। ठीक है, यानी कि पहले था 50.5%, अब बढ़कर हो गया 52%, जिसमें चाइना का कंट्रीब्यूशन था 29% और भारत का कंट्रीब्यूशन था 23% ऑफ ग्लोबल जीडीपी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम लोग ग्लोबल जीडीपी की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट ग्लोबल जीडीपी। सो ग्लोबल जीडीपी में दोस्तों आप समझ सकते हैं कि ये मान लीजिए कि टोटल जीडीपी है, तो उसका 52% जो है इंडिया और चाइना का कंट्रीब्यूशन था। और इंडिया और चाइना के कंट्रीब्यूशन में यदि हम सेपरेटली बात करें तो इंडिया का कंट्रीब्यूशन था 23% और चाइना का कंट्रीब्यूशन था दोस्तों 29%। लेकिन एक सेंचुरी के बाद, आफ्टर अ सेंचुरी, चाइना का जीडीपी जो है इसमें शार्प डिक्लाइन हुआ। फ्रेंड्स, चाइना की जीडीपी में शार्प डिक्लाइन हुआ, जबकि इंडिया का जीडीपी वर्ल्ड के टोटल आउटपुट का 24.4% पर गया। आप समझ सकते हैं कि अभी जो 23% था वो बढ़कर हो गया 24.4%। सो यू कैन सी द ड्रामेटिक इंक्रीज इन द इंडियन जीडीपी। ठीक है, तो ये मैं आपको कब की बात कर रहा हूँ, वी आर टॉकिंग अबाउट 1600 एडी, वी आर टॉकिंग अबाउट 1700 एडी। बट व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, ब्रिटिश कॉलोनिज्म एंटर कर दिया। ब्रिटिश के कॉलोनियल सिस्टम ने इस डायनेमिक को पूरा का पूरा एंटर कर दिया और 1820 तक इंडिया का जो शेयर था वो घटकर 16.1% पे आ गया। नाउ यू कैन सी how British colonialism has ruined our GDP contribution. So earlier it was 24.4% and now it has gone down to 16.1%. So this is all because of the British colonialism. We will study in detail. हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि आखिर ब्रिटिश कॉलोनिज्म का क्या ऐसा पॉलिसी था जिसका इफेक्ट हमारे इकोनॉमी पे पड़ा। We will discuss in detail. Okay. For the time being, I am just showing you the statistics. अभी मैं आपको स्टैटिस्टिक्स बता रहा हूं कि जो हमारा इंडियन इकोनॉमी का जीडीपी टू ग्लोबल जीडीपी का कंट्रीब्यूशन 23%, 24.4% हुआ करता था। आफ्टर ब्रिटिश कॉलोनिज्म दिस हैज डिक्रीज टू 16.1%। नाउ यू कैन सी दिस इज जस्ट स्टैटिस्टिक्स। इंडिया का जो ग्लोबल, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आईएमएफ का रिपोर्ट है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसे हम लोग आईएमएफ कहते हैं। तो आईएमएफ का रिपोर्ट ये कहता है दोस्तों कि इंडिया का जो ग्लोबल जीडीपी में कंट्रीब्यूशन था वो 2021 में 7.3% आ गया। सो इट इज कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग। यू कैन सी अर्लियर इट वाज 24.4%, इट डिक्रीज टू 16.1% एंड इट फर्दर डिक्रीज टू 7.1%। सो दिस इज द रिसेंट डाटा विच हैज बीन गिवन बाय आईएमएफ। आईएमएफ ने कहा कि भारत का ग्लोबल जीडीपी कंट्रीब्यूशन जो है 7.3% है 2021 में। तो दोस्तों यहाँ पे दो चीज है, दो बातों को समझिए। एक तो है दोस्तों जीडीपी जो कंप्यूट किया जाता है, लेट मी फर्स्ट टेल यू द बेसिक पॉइंट। जीडीपी का जो कंट्रीब्यूशन होता है दोस्तों, वो एक होता है पीपीपी के रिस्पेक्ट में। व्हाट इज पीपीपी? पीपीपी इज नथिंग बट परचेजिंग पावर पैरिटी। पीपीपी क्या होता है? परचेजिंग पावर पैरिटी। तो परचेजिंग पावर पैरिटी के रिस्पेक्ट में जीडीपी को मेजर किया जाता है। ठीक है, और दूसरा एक तरीका है दोस्तों, वो है पर कैपिटा इनकम। ठीक है, तो एक तो है हमारा पर कैपिटा इनकम और एक है परचेजिंग पावर पैरिटी। दोस्तों ये जो 7.3 मैं आपको बता रहा हूं, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू पर कैपिटा इनकम, बट विद रिस्पेक्ट टू परचेजिंग पावर पैरिटी भारत का रैंक 3rd है वर्ल्ड में आफ्टर यूएसए एंड चाइना। ध्यान दीजिएगा कि परचेजिंग पावर पैरिटी के रिस्पेक्ट में भारत का पोजीशन सही है, वो 3rd रैंक पे है। इससे उसके ऊपर इंडिया और यूएसए और चाइना है। लेकिन यदि हम बात करें इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा इनकम, सो दिस इज क्वाइट लो, दिस इज द कंट्रीब्यूशन इज ओनली 7.3%। ओके, सो दिस इज हाउ इंडियन इकोनॉमी हैज इवॉल्व्ड। उसके बाद दोस्तों आप और आज के डेट में भारत का जो एक इकोनॉमी है वो वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में है। ठीक है, तो वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हमारे देश का इकोनॉमी है। इंडिया का जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस था ब्रिटिश राज के समय वो बहुत ही खराब था, बहुत ही डिसमल था। ठीक है, कॉलोनियल स्टेट पॉलिसीज वो सबसे बड़ा बैरियर था हमारे इकोनॉमी के ग्रोथ में। ठीक है, जो हमारे फैमिन्स आए, फैमिन्स रिकरिंग, बहुत बार फैमिन्स आए दोस्तों, डिजीजेज आउटब्रेक हुए, डिजीज का आउटब्रेक होना, फैमिन आना। ठीक है, तो ये सभी के कारण क्या हुआ, ये सभी के कारण ब्रिटिशर्स का इरिस्पॉन्सिबिलिटी को शो करता है, सोशियो इकोनॉमिक इरिस्पॉन्सिबिलिटी को शो करता है कि ब्रिटिशर का सोशियो इकोनॉमिक फील्ड में कोई रोल ही नहीं था। वो लोग जिम्मेवार नहीं थे दोस्तों। ठीक है, वो अपनी जिम्मेवारी नहीं लेते थे। लगातार फैमिन्स आना, लगातार डिजीजेज का आउटब्रेक होना, ये मैं आपको बता रहा हूँ ब्रिटिश के समय का सिचुएशन। हमारे भारत में फैमिन्स आता था, हमारे यहाँ डिजीज आउटब्रेक होता था। तो ये क्लियरली शो करता है कि ब्रिटिशर का सोशियो इकोनॉमिक
इरिस्पॉन्सिबिलिटी को। हमारा जो प्री इंडिपेंडेंस पीरियड था वहाँ पे उसमें लगभग स्टैग्नेशन था, एकदम स्टैग्नेशन था दोस्तों। प्रोडक्टिविटी लेवल में ना के बराबर चेंज था। ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्टिविटी लेवल पे चेंज था ही नहीं। जब भारत ने इंडिपेंडेंस गेन किया, ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि एडमिनिस्ट्रेशन जो थे उन्होंने कुछ चेंजेस लाए, सिस्टमेटिक उन्होंने चेंजेस लाए ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे अर्थव्यवस्था में। किसने चेंजेस लाए? एडमिनिस्ट्रेशन ने, ठीक है, कुछ चेंजेस लाए व्हेन इंडिया गेन इंडिपेंडेंस। सो दिस इज द पॉइंट। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, प्री इंडिपेंडेंस एरा और पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, यू कैन क्लियरली सी द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। नाउ अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि हमारे इंडियन इकोनॉमी का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड, वर्ल्ड बैंक ने इकोनॉमीज को क्लासिफाई किया है कंसिडरिंग पर कैपिटा इनकम। तो बेसिक फैक्टर क्या है, क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है? पर कैपिटा इनकम का, यानी पीसीआई के बेसिस पे वर्ल्ड बैंक ने इकोनॉमी को क्लासिफाई किया है 4 कैटेगरी में। अब वो 4 कैटेगरी कौन कौन से हैं? लेट मी एलाबोरेट। द फर्स्ट इज लो इनकम, सेकंड इज लोअर मिडिल इनकम, थर्ड इज अपर मिडिल इनकम, फोर्थ इज हायर इनकम। सो फ्रेंड्स, यू कैन सी आई एम टॉकिंग ईच एंड एवरी पॉइंट। जो भी पॉइंट्स आपके बुक में दे रखे हैं मैं उसको आपको तरीके से समझा रहा हूं, और आज जो लोग पेड मेंबर होंगे उनको उसी तरह का पीडीएफ मिलेगा। इसमें एवरीथिंग विल बी हाईलाइटेड। you will just have to scroll down, you just have to go through this pdf and everything will be in your mind। okay, so मैं फिर से आता हूं दोस्तों। वर्ल्ड बैंक ने इकोनॉमी को क्लासिफाई किया है पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे, और 4 कैटेगरी उन्होंने बताए हैं: लोअर इनकम, लोअर मिडिल इनकम, अपर मिडिल इनकम, हायर इनकम। सो दिस इज हाउ वर्ल्ड बैंक हैज क्लासिफाइड इंडियन इकोनॉमीज। तो अब प्रश्न ये उठता है कि भारत का इकोनॉमी कहाँ फॉल करता है, किस कैटेगरी में फॉल करता है? क्या ये लोअर इनकम है, क्या ये लोअर मिडिल इनकम है? तो कैसे पता चलेगा कि लोअर इनकम है या लोअर मिडिल इनकम है? तो सुनिए, इसके लिए भी कहा गया है कि जिस कंट्री का पर कैपिटा इनकम $996 से $3895 के बीच में है, तो उसे कहा जाएगा, ध्यान दीजिएगा, जिसका इनकम इस रेंज में लाई करेगा, ठीक है, तो उसे कहा जाएगा दोस्तों लोअर मिडिल इनकम। क्या कहा जाएगा? लोअर मिडिल इनकम। और भारत का जो 2019 का डाटा है पर कैपिटा इनकम है 1891, तो इसी रेंज में लाई कर रहा है ना, इसीलिए भारत को कहा जाता है लोअर मिडिल इनकम, दैट मींस सेकंड नंबर। सो दिस इज वेयर आवर कंट्री स्टैंड टुडे एज पर द कैटेगराइजेशन डन बाय वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की जो कैटेगराइजेशन की है उसके अकॉर्डिंगली भारत का इंडियाज करंट पोजीशन इज लोअर मिडिल इनकम। ओके, तो ऑल्दो अभी मैंने आपको बताया था ना दोस्तों, पीपीपी परचेजिंग पावर पैरिटी के रेस्पेक्ट में भारत का पोजीशन 3rd है, लेकिन पर कैपिटा इनकम के रेस्पेक्ट में आप देख सकते हैं वी आर वेरी 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 लो, वी आर एट द लोअर मिडिल इनकम केस। ओके, सो प्लीज अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन, अभी मैंने आपको बताया था कि जीडीपी का मेजरमेंट एक तो होता है पीसीआई के रेस्पेक्ट में, यानी पर कैपिटा इनकम के रेस्पेक्ट में, जहां पे भारत का बहुत ही डिसमल परफॉर्मेंस है, और एक होता है पीपीपी के रेस्पेक्ट में, जिसे हम लोग परचेजिंग पावर पैरिटी कहते हैं, जहां पे दोस्तों भारत का पोजीशन 3rd है। ओके, नाउ दोस्तों ये जो लोअर पर कैपिटा इनकम है, आखिर ये क्यों है? देखिए मैं आपको क्वेश्चन आंसर फ्रेमवर्क में समझा रहा हूँ। तो पहले तो हमने देखा कि इंडिया का जो पोजीशन है वो लोअर मिडिल इनकम है, और इसका इफेक्ट ये पड़ता है कि हमारा पीसीआई जो है बहुत ही, पीसीआई के टर्म में हमारा इकोनॉमी बहुत ही नीचे है। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर ऐसा लो इनकम होने का कारण क्या है दोस्तों? तो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है पॉवर्टी, गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट और इलिटरेसी। सो दीज आर द मेजर फैक्टर्स which are related to lower per capita income। भारत समय अपने स्वतंत्रता के समय बहुत ही गरीब नेशन था, बहुत ही बैकवर्ड नेशन था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? 5 ईयर प्लान लाया। आपने पढ़ा होगा दोस्तों 5 ईयर प्लान। तो गवर्नमेंट ने क्या इंप्लीमेंट किया? 5 ईयर प्लान को इंप्लीमेंट किया। 5 ईयर प्लान से क्या हुआ कि उन्होंने फंड का एलोकेशन किया ताकि अलग अलग सेक्टर को हम डेवलप कर सकें। आपने देखा होगा दोस्तों फर्स्ट 5 ईयर प्लान में उन्होंने हमारे जवाहरलाल नेहरू ने फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1952 में लॉन्च किया था, और उन्होंने इंडस्ट्रियल सेक्टर को प्रमोट किया, उसमें फंड का एलोकेशन किया, ठीक है। तो देयर आर डिफरेंट 5 ईयर प्लान्स विच वे लॉन्च बाय आवर गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट का मेन रोल क्या था इस 5 ईयर प्लान के पीछे? मेन रोल क्या था कि जो भी हमारे डिफरेंट सेक्टर्स हैं उनको टारगेट करें और उनमें हम फंड का एलोकेशन करें ताकि उनका डेवलपमेंट हो सके, ताकि उनका विकास हो सके, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आया? चलिए, अब दोस्तों बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि हमारे इंडियन इकोनॉमी के जो नेचर है,
इंडियन इकोनॉमी का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, उसको प्रभावित करते हैं। आइए जरा देखते हैं वो कौन कौन से फैक्टर्स है। दोस्तों यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इन्फ्लुएंस द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। आपके सामने 4 या 5 फैक्टर दे देंगे, आपको पूछेंगे सही कौन सा है। तो फ्रेंड्स देखिए मैं आपको बताता हूं, सबसे पहला फैक्टर है लो पर कैपिटा रियल इनकम, यानी एक आदमी पे जो इनकम है, एक आदमी का जो इनकम है वो बहुत ही कम है। दूसरा दोस्तों फैक्टर है रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन में यानी जनसंख्या में वृद्धि बहुत तेज गति से हो रही है। अनएम्प्लॉयमेंट का रेट काफ़ी ज़्यादा है, अंडर एम्प्लॉयमेंट का रेट काफ़ी ज़्यादा है। और दोस्तों ये आपको पता ही है कि अनएम्प्लॉयमेंट का टाइप होता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है। अंडर एम्प्लॉयमेंट आप समझते हैं ना कि दोस्तों मान लीजिए कि मेरी कैपेबिलिटी है यहाँ पे, लेकिन मैं जो काम कर रहा हूँ मात्र इतना सा है, तो वो कराता है हमारा अंडर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कोई पीएचडी लेवल का आदमी है, पीएचडी गेन कर चुका है और वो मान लीजिए कि वो लेबर का काम कर रहा है, तो उसे कहते हैं हम लोग अंडर एम्प्लॉयमेंट। एक होता है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, इन सभी का हाई रेट होना, ये सब हमारे फैक्टर्स हैं जो कि इंडियन इकोनॉमी के नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। दूसरी बात है कि हम लोग प्राइमरी सेक्टर पे ज़्यादा रिलायंस करते हैं। व्हाट इज प्राइमरी सेक्टर? एग्रीकल्चर हमारा प्राइमरी सेक्टर है, तो वी आर मोर रिलायबल ऑन प्राइमरी सेक्टर। और तीसरा सबसे लास्ट कारण है दोस्तों पॉवर्टी, ठीक है, और एक अनएम्प्लॉयमेंट तो एक कारण है ही है। तो दीज आर ऑल फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट। मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ कौन कौन से फैक्टर्स हैं, लोअर पर कैपिटा रियल इनकम, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, extensive reliance on primary sector and vicious circle of poverty. Okay, please remember this point, these are very important. अब दोस्तों मैं आपको एक बात समझाता हूँ कि इंडिया जो था हमारा भारत जो है वो शुरुआत से ही एग्रीकल्चर इकोनॉमी है। यहाँ पे पर कैपिटा इनकम दोस्तों बहुत ही कम है, ठीक है, बहुत ही कम था। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद जो एग्रीकल्चर का जो शेयर था जीडीपी में वो घटते गया। अब मैं आपको डाटा शेयर करता हूँ दोस्तों। इंडिपेंडेंस से पहले एग्रीकल्चर डोमिनेंट सेक्टर था इंडियन इकोनॉमी का, लेकिन 1950s में एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए ना, 1950s में एग्रीकल्चर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो 53.1% है टोटल जीडीपी यदि मान लीजिए इंडिया का जीडीपी है तो उसमें 53% हिस्सा जो है दोस्तों ये किसका है? एग्रीकल्चर का है। नाउ यू कैन सी द इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर विच इज द प्राइमरी सेक्टर विच इज रिकॉग्नाइज्ड एज द प्राइमरी सेक्टर। ओके, दिस इज द कंडीशन इन 1950। लेकिन दोस्तों उस समय मैं आपको बता रहा हूँ 1950 का दास्ता। तो 1950 में दोस्तों इंडस्ट्री का जो रोल था, इंडस्ट्री का जो कॉन्ट्रीब्यूशन था वो था मात्र 16.1%। ओके, और उसके बाद दोस्तों सर्विस सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन था वो 30.3% था। ये आपको मैं कहानी बता रहा हूँ 1950s का। लेकिन जैसे ही इंडिपेंडेंस हुआ और जैसे ही ये जो मैं आपको 5 ईयर प्लान बताया, ये सब प्रोसेस आया, तो एग्रीकल्चर का जो शेयर था दोस्तों वो घटता चला गया। ठीक है, एग्रीकल्चर शेयर डिक्रीजेस। 80s में क्या हुआ दोस्तों? 1980s में देखिए क्या हुआ, 1980s में देखिए क्या कंडीशन है एग्रीकल्चर का कि जो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन दोस्तों घट के हो गया 36%, और जो सर्विस सेक्टर है उसका कंट्रीब्यूशन बढ़ के हो गया 38%। तो सर्विस सेक्टर ने एग्रीकल्चर को सरपास कर दिया। अभी कितना है एग्रीकल्चर? अभी है 53%, 53 से घट के हो गया 36%, और सर्विस सेक्टर था 30% बढ़ के हो गया 38%। तो 80s 81 के बीच में सर्विस सेक्टर ने क्या किया कि एग्रीकल्चर सेक्टर को सरपास कर दिया। ठीक है, और सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूटर बन गया इंडियन जीडीपी का। तो ध्यान दीजिएगा, यदि अभी के समय में यदि आपसे पूछा जाए कि 1980s 1981 में कौन सा सेक्टर का सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था इंडियन जीडीपी में, तो आप बोलेंगे सर्विस सेक्टर का। ठीक है, यू कैन सी द डाटा। ओके, तो ये बात है। और इंडस्ट्री का शेयर था 25.9%। ये मैं 80s की बात कर रहा हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 1980 के बाद जो है इस सर्विस सेक्टर में बहुत ही तेजी से बदलाव आया है। ओके, सो यू कैन सी द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर इन द प्रेजेंट एरा इज नथिंग बट सर्विस सेक्टर। ठीक है, ओके, so this is how our Indian economy has transformed. This is how the sector has there has been sectoral transformation from agriculture sector to service sector. Now let us come to the British era. चलिए हम लोग ब्रिटिश एरा में चलते हैं और वहाँ देखते हैं कि भारतीय इकोनॉमी की क्या स्थिति थी। अभी तो आपको मैंने ओवरव्यू तो दे ही दिया कि हमारा इकोनॉमी टोटल ग्लोबल जीडीपी का कभी आपका 24.4% हुआ करता था, और फिर वही घटते घटते 18% पे आया, और फिर घटते घटते 2021 में IMF का रिपोर्ट कहता है कि अब वो मात्र 7.1% है। तो इसके पीछे जो ब्रिटिश पीरियड है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट हैपेंड इन द ब्रिटिश पीरियड। आगे ब्रिटिश के समय ऐसा हुआ क्या जिसके कारण हमारा जो भारतीय अर्थव्यवस्था पे इतना गहरा प्रभाव पड़ा। सो लेट अस डिस्कस। सो द फर्स्ट थिंग, ब्रिटिश कॉलोनिज्म के समय क्या हुआ कि भारत का जो कॉमर्स था,
हमारा जो वाणिज्य था, हमारा जो ट्रेड था, हमारा जो इन्वेस्टमेंट था, वो हैम्पर्ड हो गया। किसके कारण हैम्पर्ड हो गया? तो यूनिलैटरल ट्रांसफर ऑफ कैपिटल, यानी कैपिटल का ट्रांसफर, रॉ मटेरियल का ट्रांसफर ब्रिटेन होने लगा। मतलब हमारे देश का कैपिटल, अपना कैपिटल, हमारा रॉ मटेरियल ब्रिटेन जाने लगा। ठीक है, तो जो हमारा सोशल सेक्टर था वो तो पहले से ही नेग्लेक्टेड था। तो दिस सोशल सेक्टर, जैसे मैंने आपको बताया ही कि सोशल सेक्टर जो था वो पहले से ही नेग्लेक्टेड था। ठीक है, तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा इकोनॉमी के प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में। और ब्रिटिश रूल में दोस्तों इंडिया जो है एक लो क्वालिटी लेबर मार्केट रहा। ब्रिटिश रूल के समय में इंडिया के पास लो क्वालिटी लेबर मार्केट था, लेकिन लो क्वालिटी लेबर मार्केट था। स्टैटिस्टिक्स ये कहता है कि 6 लोग में से मात्र 1 लोग ही थे जो कि लिटरेट थे। ठीक है, मतलब 6 लोग में से केवल 1 ही लोग थे जो कि लिटरेट थे। आप समझ सकते हैं क्या स्थिति रही होगी। ठीक है, तो ब्रिटिश ये आपको एक आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि कैसा कंडीशन था। और दोस्तों ब्रिटिश के इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी के कारण इंडिया का जो इकोनॉमिक सिचुएशन था वो बहुत ही खराब स्थिति में था, और कंट्रीज का जो सर्वाइवल था वो क्वेश्चनेबल था, क्योंकि प्रॉपर्टी बहुत ही ज़्यादा थी और सोशल डिफरेंस भी बढ़ता जा रहा था। तो एक आपको मैं एग्जांपल देता हूं दोस्तों। उस समय के हमारे जो एक रिवॉल्यूशनिस्ट थे दादा भाई नेहरू जी, उन्होंने अपने बुक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में पब्लिश किया था कि ब्रिटिश उसको उसमें कहा जाता था ब्रिटिश इंडिया। क्या कहते थे इसे? ब्रिटिश इंडिया। तो ब्रिटिश इंडिया का जो नेशनल इनकम था वो था 340 करोड़। एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्या किसका नेशनल इनकम है? ब्रिटिश इंडिया का नेशनल इनकम है 340 करोड़। और पर कैपिटा इनकम जो था वो था ₹20 पर एनम। मतलब एक साल में जो पर एनम जो पर कैपिटा इनकम था वो था ₹20। ठीक है, तो ये वर्कर ये आपको डाटा में दे रहा हूँ 1867 का। 1867 में देखिए कि आपका 340 करोड़ जो था वो था हमारा ब्रिटिश इंडिया का नेशनल इनकम, और पर कैपिटा इनकम था ₹20 पर एनम। लेकिन यही चीज आप देख सकते हैं कि 1948 और 1949 में बढ़कर देखिए कितना हो गया, रुपीज पर कैपिटा इनकम बढ़कर हो गया 142 पर एनम। ठीक है, और जो आपका तो ये आप देख सकते हैं कि कितना सडन इंक्रीमेंट हुआ। ठीक है, तो बहुत सारे बाकी और भी कुछ हमारे देश के दोस्तों कुछ इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने भी सेम प्रिडिक्शन दिया। ठीक है, उन्होंने भी सेम प्रिडिक्ट किया। तो फ्रेंड्स इंडिया का जो शेयर था ग्लोबल इनकम का वो 23% था 1600 AD में, लेकिन जब ब्रिटिश गए बाहर तो मात्र वो 3% रह गया। ठीक है, तो ये हमारे कंट्री पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा ग्लोबल इनकम में। और इंडिया जो था एज पर आवर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, एट द टर्न ऑफ 20th सेंचुरी इंडिया वाज द ब्राइटेस्ट ज्वेल इन द ब्रिटिश क्राउन एंड पुअरेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा इनकम। तो मनमोहन सिंह ने ये कहा कि पर कैपिटा इनकम के टर्म्स में इंडिया सबसे पुअरेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में आफ्टर 20th सेंचुरी। यानी मैं आपको 20th सेंचुरी 1990s के बारे में बात कर रहा हूँ। सो फ्रेंड्स अब बात करते हैं ब्रिटिश एरा की। तो ब्रिटिश का जो इम्पैक्ट है इंडियन इकोनॉमी, इसको यदि समझना है तो उसको हम लोग 3 हिस्सा में बांटेंगे। पहला हिस्सा है दोस्तों 1600 से लेकर 1757 यानी 1600 से 1757 को डिस्कस करेंगे, जिसे हम लोग अर्ली ब्रिटिश पीरियड कहते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे, देखिए एक आप इसे टाइमलाइन 3 टाइमलाइन में से डिवाइड कर लीजिए। तो ये मान लीजिए कि ये हमारा टाइमलाइन है। सो वी विल स्टडी इन 3 डिफरेंट पार्ट्स। सो द फर्स्ट इज फ्रॉम 1600 to 1757, then second is 1757 to 1857, and the third is 1857 onward. So let us first discuss 1858 onward. तो पहले हम लोग बात करते हैं जो हमारा 1600 का फर्स्ट पीरियड। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी का फाउंडेशन हुआ था 1600 AD में, तो ये पहला फेज का ये इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट फेज। सो फर्स्ट फेज में क्या था दोस्तों, कंपनी के पास 2 गोल था, या तो रॉ मटेरियल को प्रोक्योर करो अपने फैक्ट्रीज के लिए, और दूसरा गोल था, ये तो पहला गोल था, और एक मार्केट को सर्च करो फॉर देयर कंप्लीटेड गुड्स। मतलब जो रॉ मटेरियल है उसको गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए मार्केट को खोजो। ठीक है, तो ये पहला फेज था। दूसरा फेज शुरुआत हुआ बैटल ऑफ प्लासी से। बैटल ऑफ प्लासी एक हमारा एक टर्निंग पॉइंट था कॉलोनियल कंट्रोल इन इंडिया। ठीक है, दिस बैटल ऑफ प्लासी को दोस्तों माना जाता है टर्निंग पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिश एक्सपेंड हो गए। बैटल ऑफ प्लासी के बाद दोस्तों ब्रिटिश को एक्सपेंशन का मौका मिल गया। अभी तक तो वो केवल फैक्ट्री बन के आए थे, ब्रिटिश इंडिया आए थे, अब वो गवर्नमेंट पे वो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस लाने लगे इस पार्टिकुलर बैटल के बाद। तो अब क्या हुआ इसके बाद, देखिए ये जो सेकंड फेज था, इसके कारण से ये टर्निंग पॉइंट क्यों कहा जाता है मैंने आपको समझाया। तो अब क्या हुआ कि पहले अभी तक तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी थे, है ना। अब क्या हुआ, यहाँ पे वो रॉबरी करने लगे,
वो ट्रेडर के रूप में हो गए। फिर उन्होंने लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज को चेंज करने लगा, और उनके जो कंपनी के ऑफिसर थे वो डिसऑनेस्ट थे, ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा फॉर्चून लेके जाते थे, ठीक है। तो ब्रिटिश ने क्या किया, कुछ लैंड टैक्सेशन प्रोग्राम को लॉन्च किया था, आपको पता होगा। तो ये आपका सेकंड फेज था। और थर्ड फेज शुरू होता है 1857 से, जहाँ पे आपको पता है सिपोई मिटनी हुआ था, मंगल पांडे का आपने नाम सुना होगा, जहाँ पे कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन, इस फेज में कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन हुआ था। थ्रू कैसे कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन हुआ था, तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, एग्रीकल्चर कॉमर्शियलाइजेशन, वेल्थ ड्रेन, वेस्टर्नाइजेशन ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम। तो आपको मैंने 3 फेजेस बताए, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। लेट अस रिकॉल द 3 phases वी हैव डिस्कस नाउ। सो द फर्स्ट फेज इज मार्क्ड बाय फाउंडेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, सेकंड फेज इज मार्क्ड बाय बैटल ऑफ प्लासी, एंड थर्ड फेज इज मार्क्ड बाय सेपोई मिटिनी। दोस्तों देखिए, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आवर पीडीएफ। व्हाटएवर पॉइंट इज इंपॉर्टेंट आई हैव हाईलाइटेड, so that at the time of revision you just go through this PDF and it will come to your mind, oh yes, this is the point that I want to remember. Rest everything you don't have to go through, but the main point that you have to go through has been highlighted in this particular PDF, so you can take help of this PDF. Okay, so let us continue our session. So friends, आपने देखा कि 3 हमारे फेजेस कौन कौन से थे। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे जब ब्रिटिश चले गए तो भारत का इकोनॉमी बहुत ही खास्ता हालत था। इंडिया का जो प्रपोर्शन था वो ग्लोबल जीडीपी में, वो 1600 ईस्वी में जो 23% था, मैं आपको बताया था, वो घटकर हो गया था मात्र 3%। ये 1947 का डाटा है दोस्तों। ग्लोबल जीडीपी में भारत का कंट्रीब्यूशन कभी 1600 ईस्वी में 23% हुआ करता था, और जब ब्रिटिश छोड़े भारत को, तब मात्र 3% हो गया। सो सी हाउ मच दे हैव डिक्रीज द इंडियन कंट्रीब्यूशन इन ग्लोबल जीडीपी। उसी समय में इंडिया का जो ग्लोबल, ये तो जीडीपी का डाटा मैं आपको बताया, ग्लोबल एक्सपोर्ट में जो प्रपोर्शन था वो 33 से घटकर 3% पे आ गया। इट डिक्रीज फ्रॉम 33% टू 3%, ठीक है। तो ब्रिटिश का कोई भी पॉलिसी था, ब्रिटिश का लैंड टैक्सेशन पॉलिसी का डिजाइन किया गया था ताकि इंडिया के जो पीजेंट हैं, इंडिया के जो फार्मर्स हैं, उन्हें हम एक्सप्लॉइट कर सकें। ब्रिटिशर ने जमींदारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम, रुतवारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया ताकि मैक्सिमम कर्ज जो है, लैंड टैक्स जो है, वो फार्मर से ले सकें, ठीक है। ये सब सिस्टम को ब्रिटिशर ने लॉन्च किया था। फार्मर जो भारतीय किसान थे, उनको मजबूर किया गया कि ब्रिटिश इंडस्ट्री के लिए वो अनाज उपजाएं, और इस प्रकार से इंडियन एग्रीकल्चर का कॉमर्शियलाइजेशन हुआ। वो मैं आपको बताया ना, एग्रीकल्चर कॉमर्शियलाइजेशन। आपने इंडिगो वाला केस सुना होगा चंपारण डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो ब्रिटिशर भारतीय किसान को मजबूर कर रहे थे कि आप जो फसल उगाइएगा उसको कॉमर्शलाइज कीजिए, ठीक है। आप वैसा फसल उगाइए जो कि मार्केट में बिके, राइट। सो और दूसरी बात कि वो टैक्स भी बहुत ज़्यादा ले रहे थे इंडियन फार्मर से, ठीक है। और दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड पॉलिसी, पोर्ट एक्सपेंशन, स्यूज कैनाल, तो ये सभी क्या हुआ, ये सभी कॉमर्शलाइजेशन को एक्सेलरेट कर दिया, राइट। देखिए ना क्या क्या चेंज हुआ, ट्रांसपोर्टेशन में बदलाव आया, ठीक है। फिर क्या हुआ, स्यूज कैनाल, आपने स्यूज कैनाल का नाम सुना होगा, ठीक है। तो ये जो कैनाल था, ये डिस्टेंस घटा दिया, राइट। दिस कैनाल डिक्रीजेज द डिस्टेंस बिटवीन यूरोप एंड इंडिया। सो ये सभी के कारण क्या हुआ, कॉमर्शलाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। तो कॉमर्शलाइजेशन बढ़ने का के पीछे रीजन क्या है दोस्तों, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड पॉलिसी, पोर्ट एक्सपेंशन, ठीक है। तो कॉमर्शलाइजेशन के कारण क्या हुआ, एक नया क्लास बना इंटरमीडिएटरी का, जिसके कारण क्या हुआ, फैमिन का फ्रीक्वेंसी बढ़ा, और फार्मर बन गया लैंडलेस लेबर, यानी जो जमीन भी था किसानों के पास, वो जमीन भी उन्होंने हड़प लिया, और उनके पास जमीन भी नहीं रहा। सो दे बिकम लैंडलेस लेबर। फिर दूसरी बात, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो भी इंट्रोड्यूस हुआ मिड 19th सेंचुरी में, ठीक है। मिड 19th सेंचुरी यानी आप मान के चलिए 1850s के आसपास। 1850s में क्या हुआ दोस्तों, मुगल डायनेस्टी था हमारे कंट्रीज में, उसका फॉल होना, उसका घटन होना, फिर इंडियन एग्रीकल्चर में का डिक्लाइन होना, नॉमिनल वेज का बढ़ना, टेक्सटाइल कॉम्पिटिटिवनेस घटना, और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी बढ़ना, सभी का सभी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का कारण बना, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों कुछ इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था ब्रिटिश रूल में, लेकिन यहाँ पे भारत में इसका असर नहीं दिखा। ब्रिटिश का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम था वो भी इस तरह बनाया गया था कि भारतीय को एक्सप्लॉइट कर सकें, ठीक है। कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, तो रेलवे जो था वो ब्रिटिश को असिस्ट किया कमोडिटीज़ को मूव करने में, यानी रेलवे का यूज करते थे वो कमोडिटीज़ को पोर्ट्स तक ले जाने में, जिससे क्या हुआ, ब्रिटिश के जो इन्वेस्टर थे वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बना पाए,
जो भी पैसा वो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किए उसका वो डबल रिटर्न लेंगे, क्योंकि रेलवे तो उन्होंने बिछाया ताकि भारत के जो कमोडिटीज़ है, भारत के जो रॉ मटेरियल्स हैं उसको पोर्ट तक ले जा सके। दिस वाज द मेन मोटिव बिहाइंड इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे एट दैट टाइम। उसके अलावा दोस्तों ब्रिटिशर ने क्या किया, वेस्टर्न एजुकेशन लाया। वेस्टर्न एजुकेशन का फंडामेंटल गोल क्या था? फंडामेंटल गोल ये था कि एक ऐसे ग्रुप ऑफ इंडियन को जनरेट किया जाए जिनके पास इंग्लिश का ग्रास्प हो, और ताकि वो अपने अपने कल्चर को, सॉरी यहाँ मैच्योर लिख दिया गया, ये कल्चर होगा दोस्तों, ताकि वो अपने कल्चर को भूल जाएं, राइट। सो दिस वाज द रीजन बिहाइंड इंट्रोड्यूसिंग वेस्टर्न एजुकेशन। So friends, let us discuss, let us recall what we have learned till now. Let us recall the points. So first of all, we have seen that earlier by 1600 AD, Indian contribution to global GDP was 52%. We decreased to 24.4%. Okay, a century later, that is 1700 AD, and after the British left India, by 1820s it decreased to 16.1%, which was contributed to British colonialism. And as per the IMF report, it has decreased to 7.3% in 2021. दूसरा चीज़ मैंने आपको क्या बताया है कि जीडीपी को मेजर करना है तो आपके पास दो पैरामीटर है। एक पैरामीटर है पीपीपी, जिससे हम लोग परचेजिंग पावर पैरिटी करते हैं, और दूसरा पैरामीटर है आपके पास पर कैपिटा इनकम। तो यदि हम पीपीपी की बात करें तो इंडिया का रैंकिंग 3 है, यानी इंडिया का पोजीशन अच्छा है पीपीपी के टर्म में। ओके, आज के समय में भारत सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, ये भी पॉइंट मैंने आपको बताया। तो इंडिपेंडेंस जब भारत ने गेन किया तो कुछ चेंजेस आए। फिर मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड बैंक ने इकोनॉमीज़ को, अर्थव्यवस्था को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे। लो इनकम, लोअर मिडिल इनकम, अपर मिडिल इनकम, हायर इनकम। इंडिया की बात करें तो वो लोअर मिडिल इनकम है। दोस्तों दिस इज व्हाट वी आर रिवाइजिंग। मैं आपको जितना भी वीडियोस रहेगा सबके लास्ट में आपको रिवीजन सेशन दूंगा, ताकि आपको 5 मिनट में जो भी कंटेंट है उसको क्विकली रिवाइज कर पाए, और फिर जब अगला लेक्चर शुरू करेंगे तो देन वी विल आल्सो रिवाइज। So this way the thing that we have discussed in the last lecture will come to your mind automatically and you will be able to proceed to the next part, right? So this is the perfect way of learning, that you need to revise. Multiple time revision will help you to gain good marks in the examination. So friends, इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो लोअर मिडिल इनकम का पार्ट है, क्योंकि इंडिया का इकोनॉमी जो है उसका पर कैपिटा इनकम है वो है $1891, विच लाइज बिटवीन दिस रेंज। और लोअर पर कैपिटा इनकम के पीछे रीजन है पॉवर्टी का, अनएम्प्लॉयमेंट का और इलिटरेसी का। चलिए ये पॉइंट्स अभी ने आपको बताया। उसके बाद दोस्तों हमारे पोस्ट इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट ने 5 ईयर प्लान को इंट्रोड्यूस किया गया, ताकि हम लोग अलग अलग सेक्टर को डेवलप कर सकें। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि हमारे इंडियन इकोनॉमी के नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करते हैं। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है लोअर पर कैपिटा इनकम, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, अनएम्प्लॉयमेंट, एक्सेसिव रिलायंस ऑन प्राइमरी सेक्टर और पॉवर्टी। सो दीज आर द सम इंपॉर्टेंट फैक्टर्स विच चेंजेस आवर इंडियन इकोनॉमी। उसके बाद दोस्तों एग्रीकल्चर के बारे में आपको बताया। एग्रीकल्चर कभी हमारे कंट्री का डोमिनेंट सेक्टर हुआ करता था इंडियन इकोनॉमी में, जिसमें लगभग 53.1% कॉन्ट्रीब्यूशन था। लेकिन अब वो घटकर 1980s में वो घटकर मात्र 36.1% रह गया। सर्विस सेक्टर जो कि पहले 30.3% हुआ करता था, बढ़कर वो हो चुका है 38%। और आज के समय में सर्विस सेक्टर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है इंडियन के जीडीपी ग्रोथ में, जो कि पहले एग्रीकल्चर सेक्टर का हुआ करता था। ये पॉइंट्स मैंने आपको बताया। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो ब्रिटिश का जो एरा है उसको आप 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 3 फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। एक है 1600 टू 1757, जिसे हम लोग कहते हैं दोस्तों दैट इज कॉल्ड एज फाउंडेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर दूसरा फेज है दोस्तों हमारा बैटल ऑफ प्लासी वाला, फ्रॉम 1757 टू 1857। और तीसरा फेज है दोस्तों 1857 के बाद का फेज, जिसे हम लोग सिपोई मिटनी कहते हैं। सो अंडर दिस 3 फेज यू कैन क्लासीफाई द ब्रिटिश इन्वेजन इनटू इंडिया। और आप इफेक्ट क्या देख सकते हैं दोस्तों, इंडिया का जो ग्लोबल कंट्रीब्यूशन था जीडीपी में वो कभी 23% हुआ करता था, जो कि घटकर हो गया 3%। ग्लोबल एक्सपोर्ट कभी 33% हुआ करता था, घट के हो गया मात्र 3%। इसके पीछे कारण क्या क्या है? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, एग्रीकल्चर कॉमर्शियलाइजेशन, वेल्थ ड्रेन, वेस्टर्नाइजेशन, और इसके बारे में हम लोगों ने अभी डिटेल डिस्कशन किया है। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल फॉर टुडेज लेसन। होपफुली आपने लेसन को एंजॉय किया होगा। इफ यू वांट टू अवेल सच टाइप ऑफ वीडियोज, प्लीज व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर. Okay, I will provide you such videos, quick revision videos and theory videos and MCQs videos for upcoming JIB examination. Thank you for listening this lecture till the last.